हेलो एवरीवन। आज हम प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं विद एग्जांपल्स। ये जेई और बिटसेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहले हम शुरू करेंगे एडिशन थ्योरम से। एडिशन थ्योरम के लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एडिशन थ्योरम में ज़्यादातर कुछ याद करने के लिए है ही नहीं, बस ये एक फॉर्मूला आप याद कर दीजिएगा। और एक दूसरा फॉर्मूला होता है जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ये 2 इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ होता है और ये 3 इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी के लिए यूज़ होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू सिमिलर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस हर एक एलिमेंट का आपको लेना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे प्लस आता है, ये सबसे ज़रूरी होता है, इसी में सब लोग मिस्टेक कर जाते हैं। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में भी आपको पता होगा कि एक ही फॉर्मूला होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए divided by probability of A if probability of A is not equal to 0। इसमें क्या होता है ना, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यूज करना होता है कि जब 2 इवेंट होते हैं A और B, तब अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ B फाइंड करना है जब A अकर हो चुका है। मतलब अगर हमने एक डाइस लिया तो हमने ऐसा लिया कि A होता है 3 आने का प्रोबेबिलिटी और B होता है 4 आने का प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या बोलते हैं, अगर हमें ये निकालना है कि B का प्रोबेबिलिटी जब 3 आ चुका है, ये करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 व्हेन 3 आ चुका है, 3 हैज अकर्ड, तो ये फाइंड करना होता है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 एंड 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 4 एंड ए 4 एंड 3 बी एंड ए, ये लिखा है ना, बी एंड ए 4 एंड 3 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 तो इसको भी हम ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे बाद में, तो पहले हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स लेंगे, तब आपको क्लैरिटी बहुत इजीली आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट और होता है नॉट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट में क्या होता है, इंडिपेंडेंट में 2 फॉर्मूला होता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, सेम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं हम, इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये होता है। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड होता है तो इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इंडिपेंडेंट में। और एक हमें जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, जबकि हमें पता था कि पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पहले क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था। जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं यहाँ,
जब हम यहाँ प्रोबेबिलिटी कंडीशन प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ अकर्ड डिवाइडेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, जबकि यहाँ ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी हो जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्वेश्चंस में। इसका भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो अभी नॉट इंडिपेंडेंट के लिए क्या होता है, नॉट इंडिपेंडेंट के लिए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ अकर्ड। यही चीज़ हमने लिखा है यहाँ पे, जो आप दे सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ अकर्ड। सिमिलर होता है ना, सेम ही होता है। तो आप क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, ये तो आपको पता ही होगा, ये सबसे बहुत ही नॉर्मल है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए हो, वो एक ही चीज़ होता है। और एक होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ अकर्ड, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ अकर्ड। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पे हमने निकाला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज़ अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ अकर्ड। पर जब नॉट इंडिपेंडेंट होता है तब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज़ अकर्ड। आपको अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा समझने के लिए, पर जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अब हम टोटल प्रोबेबिलिटी करने वाले हैं। टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए क्या होता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन B1 हैज़ अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 into probability of A when B2 has occurred, etc. Probability of Bn when probability of A has occurred, Bn has occurred। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझ आएगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज़ क्या है और इसको हम ऐसे क्यों यूज़ करते हैं। तब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये अच्छा तो ऐसे यूज़ होता है ये। अब हम नेक्स्ट करेंगे बेस थ्योरम। ये मैंने एक फॉर्मूला लिस्ट टाइप का बनाया है पहले, उसके बाद मैं एक क्वेश्चंस लिस्ट टाइप का बनाऊंगी ताकि आपको इजी लगेगा। क्योंकि आप चाहे तो इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो इसका आप फोटो लेके या फिर आप इसका प्रिंट आउट लेके आपके रूम में चिपका सकते हैं, ताकि आपको आसानी से सब कुछ फॉर्मूलाज याद रह जाएगा। क्योंकि ये फॉर्मूलाज ना अगर आप थोड़े से भी भूल जाएंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी एग्जाम में, इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ याद कर लीजिएगा। तो बेस थ्योरम करते हैं। Probability of AI when A has occurred, ऐसा क्या होता है ना, ये probability of AI when A has occurred, इसके लिए क्या होता है ना, probability of AI when into probability of A when AI has occurred, summation of I from 1 to n when probability of AI into probability of A ये आपको समझ आ गया होगा ना। इसका हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझ आएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे हमें ये फाइंड करना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ AI व्हेन A हैज़ अकर्ड बोल के। तो हम तब क्या करते हैं ना, हमें ये पता होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन AI हैज़ अकर्ड, ये हमें पता होता है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ AI भी हमें दिया गया होता है या फिर हमें फाइंड करना होता है, हमें सारे रिक्वायर्ड सब कुछ दिया गया होता है। तो ये इसके लिए यूज़ होता है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें AI व्हेन A हैज़ अकर्ड नहीं पता होता है, तब इसके लिए यूज़ होता है। बेस थ्योरम जेईई में बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है, क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी होता है, क्योंकि लोग बच्चे ना इसको समझ नहीं पाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मैं इसको आपको इजीली क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगी। इस फॉर्मूले से तो आपको कुछ समझ भी नहीं आया होगा कि ये AI क्या है, A क्या है। तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कैसे हो रहा है ये सब। अब हमने फॉर्मूला लिस्ट बना दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस शुरू करते हैं।
तो मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं. इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल्स टू 0.37, probability of B is equals to 0.42, probability of A intersection B is equals to 0.09, then find probability of A union B. तो हमने एडिशन थ्योरम का क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. तो इस फॉर्मूला को पहले हम लिख देंगे. probability of A union B is equals to probability of A plus probability of B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो हमने अभी फॉर्मूला लिख दिया. तो अभी यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं. 0.37 प्लस 0.42 माइनस 0.09 यही दिया गया है ना हमें. तो इसका अब जब हम फाइंड करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा 0.7. मैं क्वेश्चंस कर रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आए, ये नहीं कि आप देख के छाप देंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. गिवन दैट E and F आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल्स टू 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल्स टू 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल्स टू 0.2. फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज अकर्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E हैज अकर्ड. ये कौन सा क्वेश्चन है? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. जैसे आप देख सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A हैज अकर्ड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A. तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम पहले? प्रोबेबिलिटी ऑफ E व्हेन F हैज अकर्ड क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F व्हेन प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F. यही था फॉर्मूला ना. ये देखो हमने B और A के टर्म्स में लिखा था, अब हम E और F के टर्म्स में लिखेंगे. तो इसका क्या हो जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F हमें दिया गया है, क्या है वो? 0.2 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F हमें दिया गया है, क्या है वो? 0.3. तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2/3. ठीक है. तो अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E हैज अकर्ड करेंगे. तो ये आपको तो इजीली समझ आ गया होगा. इसमें कुछ भी ज़्यादातर बड़ा कैलकुलेशन नहीं था, बस इंटू 10 कर देना, 2/3 आ जाएगा. तो नेक्स्ट F/E क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E. इसमें आपको लग रहा होगा अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, हमें तो सिर्फ ये दिया गया है. पर मैंने आपको पहले से बताया था कि दिस इज इक्वल टू दिस, सो एक ही चीज़ है. तो इसके लिए हम दिस इज ऑल्सो इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E. ये सेम ही चीज़ है, E इक्वल है. तो ये हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.6. तो इसका क्या हो जाएगा? 2/6 जो कि हो जाएगा 1/3. तो आपको ये समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल्स. तो इसको हम कैसे करेंगे? पहले हम एक अर्न बना देंगे. अर्न मतलब एक बॉक्स ही होता है. इसमें 10 ब्लैक बॉल्स और 5 वाइट बॉल्स. 5 white balls होता है and 2 balls are drawn from the urn one after the other without replacement. What is the probability that both drawn balls are black? तो हमें क्या फाइंड करना है कि इसमें 2 balls निकाले गए one after the other में और without replacement. What is the probability that both balls drawn are black? तो probability of getting black यही फाइंड करना है ना हमें. तो हमने ये क्वेश्चन देख लिया ना. तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें E और F यानी कि इवेंट्स डिफाइन करना है. लेट E बी द इवेंट दैट द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज ब्लैक. यही हमें करना है ना कि दोनों बॉल ब्लैक होना चाहिए. और F क्या होता है? इवेंट दैट द सेकेंड बॉल इज ब्लैक. तो पहले हमने E को डिफाइन कर दिया है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगा? 10/15. ऐसे क्यों हुआ कि 10/15 क्यों हुआ? हमने पहले देखा था कि नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? 10 बॉल्स ब्लैक के हैं और 5 बॉल्स वाइट के हैं. तो टोटल क्या हो जाता है नंबर ऑफ बॉल्स? टोटल बॉल्स होते हैं
15। तो इसलिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या लिखा है 10, यानी कि ब्लैक बॉल्स 10 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो इन 10 ब्लैक बॉल्स में से हमने एक ब्लैक बॉल उठा लिया है। ठीक है, तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड क्या होगा, क्योंकि अभी ई तो अकर हो चुका है और हमें विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना है। तो इसका मतलब क्या, हमने एक बॉल निकाला तो उसको बैग में हम वापस नहीं डालेंगे हम वापस। एक निकाला तो निकल गया, तो अभी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने बाकी रहे 14 और ब्लैक बॉल्स कितने बाकी रहे 9। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल व्हेन वन ब्लैक बॉल हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द अर्न, क्या होगा 9/14। कैसे, मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना 9 कैसे आया और 14 कैसे आया, तो वैसे ही 9/14 हो गया इसलिए। और अभी हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करना है। बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज करके हम यूज करके क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे। क्योंकि हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन क्या था, हमें निकालना है कि द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड दिस चाहिए, हमें दोनों का प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें जब दोनों आकर होते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज अकर्ड। यही होता है ना फॉर्मूला, हमने अभी पढ़ा था प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। ये देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज वन, ये नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। आपको ये समझ आ रहा है ना, क्योंकि हमें विदाउट रिप्लेसमेंट दिया गया है। अगर विथ रिप्लेसमेंट दिया गया होता तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो जाते। अब हमें ये नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स लिखते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज अकर्ड। तो ये फॉर्मूला यूज किया हमने, तो हमें ये सब तो पता चल गया था 10/15 इंटू 9/14। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/7। तो अब हम एक टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन करने वाले हैं। कंपनी ए प्रोड्यूसेस 10% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, कंपनी बी प्रोड्यूसेस 20% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स एंड सी प्रोड्यूसेस 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। इफ चूजिंग अ कंपनी इज एन equally likely event, then find the probability that the product chosen is defective। ये तो हमें क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट चोजन इज डिफेक्टिव फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन करते हैं हम। इसका सोल्यूशन क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, इवेंट डिफाइन करेंगे। अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हो तो आप इसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, लाइक लेट ए बी द इवेंट ऑफ डिफेक्टिव आइटम। पर मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो ए क्या होता है, इवेंट ऑफ डिफेक्टिव आइटम, event that the item is defective, और E1 क्या है, EI करके हमें इसे लिखना है, क्योंकि हम यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं। और टोटल प्रोबेबिलिटी में आपको पता है हमें यहाँ पे B1 B2 करके हमने यहाँ पे लिखा था ना, तो B1 B2 क्या था, इसको हम BI करके लिख सकते हैं ना, वेर I रेंजेस फ्रॉम 1 to N करके ऐसे। तो इस ऐसे ही लिखा गया है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे कंपनी 3 दिए गए हैं ना, A B और C, इसलिए हम 3 कंपनीज के लिए हम EI करके लिख रहे हैं इसको। EI क्या होता है, सिलेक्टिंग कंपनी, इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग कंपनी। इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग कंपनी। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाता है, इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है ना, कि इवेंट दैट द आइटम इज डिफेक्टिव, हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट चोजन इज डिफेक्टिव, ये फाइंड करना है हमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है हमें, तो दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज अकर्ड। इसका मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चूज करने का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग कंपनी ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग अ डिफेक्टिव आइटम व्हेन कंपनी ए इज सेलेक्टेड, यही करना है ना हमें। तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग
कंपनी बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए यानी कि डिफेक्टिव आइटम व्हेन कंपनी बी इज सेलेक्टेड. सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपनी सी व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when probability of A getting a defective item when probability of company C has been selected. तो probability of E1 क्या है? probability of E1 कैसे फाइंड करते हैं? तो पहले हम probability of E1 निकाल देते हैं. probability of E1 यानी कि probability of getting a company out of 3 companies. ये सेम ही होगा probability of E2 के लिए भी, probability of E3 के लिए भी, क्योंकि हमें दिया गया है कि इफ चूजिंग अ कंपनी इज एन इक्वली लाइकली इवेंट दिया गया है, इसलिए ये सेम आएगा, 1/3 ही आएगा. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हेन E1 हैज अकर्ड क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पहले से दिया गया है ना कि 10% है कंपनी ए का डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, तो 10% है. तो जब हम कंपनी ए चूज़ करेंगे तभी तो हमें 10% प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव मिलेंगे. तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10/100, 10% यानी कि 10/100. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 यानी कि कंपनी बी हैज़ बीन सेलेक्टेड क्या होगा? 20% दिया गया है तो 20/100. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E3 हैज अकर्ड क्या होगा? 5/100. तो इसको वापस यहाँ लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यानी कि 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज अकर्ड यानी कि 10/100 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी कि 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज अकर्ड ये है 20/100 प्लस 1/3 इंटू 5/100. आपको ये समझ आ गया होगा ना? तो नेक्स्ट क्या होगा? तो यहाँ पे हम कैंसिल वगैरह कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.35 डिवाइडेड बाय 3, सो विच इज इक्वल्स टू 0.12. तो अभी हम बेस थ्योरम के ऊपर एक क्वेश्चन लेने वाले हैं. इन अ नेबरहुड 90% चिल्ड्रन वेर फॉलिंग सिक ड्यू टू फ्लू and 10% due to measles and no other disease. The probability of observing rashes for measles is 0.95 and for flu is 0.08. If a child develops rashes, find the child's probability of having flu. तो इस क्वेश्चन के लिए, ये क्वेश्चन ना ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं ना तो इसको हम बेस थ्योरम से सॉल्व करते हैं. तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इवेंट्स को डिफाइन करेंगे. दैट इज एफ यानी कि फ्लू है उसको, चाइल्ड हैज़ फ्लू. और एम चाइल्ड हैज़ मीजल्स. ये इजी करने के लिए ऐसे एफ और एम वगैरह लिया गया है. और रेट आर क्या होगा? रेट ऑफ चिल्ड्रन क्या होगा? चिल्ड्रन शोइंग द सिम्टम्स ऑफ रैश. क्योंकि हमें यहाँ पे दिया गया है ना कि रैशेस के लिए हमें 0.95 दिया गया है, मीजल्स के लिए, और फ्लू के लिए 0.08. तो हम इसके लिए रैशेस के लिए क्या आर ले रहे हैं? चाइल्ड शोइंग द सिम्टम ऑफ रैशेस, रैश का सिम्टम्स. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यानी कि प्रोबेबिलिटी कि एक चाइल्ड को फ्लू होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? दिया गया है 90%. दिया गया है ना 90%. तो वो 90% को लिख लेंगे हम. 90% यानी कि 0.9. और प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड हैविंग मीजल्स क्या होगा? 10% दिया गया है तो ये क्या होगा? 0.1. आप चाहे तो इसको इसमें भी रख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, जैसे कि 9/10 और इसको 1/10, ऐसे फ्रैक्शंस में भी रख सकते हैं. फ्रैक्शंस में इजी होता है सॉल्व करने को. और उसके बाद हम फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रैशेस व्हेन द चाइल्ड ऑलरेडी हैज फ्लू. तो इसमें क्या है ना, रैशेस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब बच्चे को ऑलरेडी फ्लू है? तो वो क्या होगा? 0.08 जो कि हमें दिया गया है. और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रैशेस जबकि बच्चे को मीजल्स है तो वो क्या होगा?
0.95 विच इज ऑलरेडी गिवन। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन आर हैज अकर्ड। हमें क्या फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ऑफ द चाइल्ड हैविंग फ्लू व्हेन द चाइल्ड ऑलरेडी हैज रैशेस। तो हमें ये दिया गया है और हमें फाइंड करना है उसका उल्टा ये। तो इसके लिए क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बेस थ्योरम का फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर व्हेन एफ हैज अकर्ड into probability of f divided by probability of r when m has occurred into probability of m plus probability of r when f has occurred into probability of f। मैंने आपको बताया था ना, जब हमें ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा, बेस थ्योरम से क्वेश्चन दिया जाएगा, तो हमें ये पता होगा, ये पता होगा, या फिर हमें ये सब निकालना होगा। मैंने आपको कहा था ना, तो ये सब आपने देख लिया होगा कि हमें ये सब पता है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ यानी कि फ्लू होने के चांसेस व्हेन रैशेस हैव अकर्ड, तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर व्हेन एफ हैज अकर्ड क्या होगा, 0.08 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो कि है 0.9 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.095 ये होगा इंटू 0.1 प्लस 0.08 इंटू 0.9। तो इसको सॉल्व करने पर हमें आंसर आएगा 0.072 डिवाइडेड बाय 0.095 प्लस 0.072 which is equal to 0.072 divided by 0.167 which is equals to 0.43। ये आएगा आपका आंसर। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड ऑफ द सेशन। और अगर आपको कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करूँगी। और अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक, और ऐसे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।